हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमसी ब्रॉड माइंड क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि आप सब आजकल के पेपर देख रहे होंगे कि लेवल जो है चेंज होता जा रहा है। सिलेबस सेम होता है, फिर भी सब कहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल आ रहा है। इसका जो रीज़न है, स्पेसिफिकली नेट के पेपर के लिए यही कहा जाता है। तो इसका जो स्पेसिफिकली जो रीज़न है वो यही है कि हम जो है पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेसिस ही आ रहे हैं और उसको हम रट्टा मार करके क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है हम करने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंगली ही हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा और आप जो है कॉन्सेप्ट को समझते रहें, उनको सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर की जाएंगी। कॉन्सेप्ट को समझते रहें, हर टॉपिक को समझें और इसके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। नोट्स इसलिए जो कि आपकी लास्ट टाइम में रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि पेपर आ जाता है और उस टाइम पर आप सारी वीडियोस को कहीं से इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। आपने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन ली हैं, कहीं से भी की हैं, आप उन सबको एक जगह पर रिवीजन के टाइम पर इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप नोट्स जरूर बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट। और साथ में ही अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका कंप्लीटली बेसिक से हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम जो है अकाउंटिंग का मीनिंग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसका समझना है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब कि हमारी जो अकाउंटिंग है उसका इवोल्व कहाँ से हुई है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अकाउंटिंग तो ठीक है, हम देखते हैं बुक्स के अंदर अकाउंट्स का मीनिंग गिवन होता है, लेकिन उसका इवोल्यूशन कहाँ से है, कहाँ से वो स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब कि वो उसका ये जो हमारी अकाउंटिंग जो आई है वो जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक नीड्स बढ़ती रही सोसाइटी की, वैसे ही ये भी बढ़ती रही। किस तरह से, जैसे कि जब बहुत पुराने टाइम की अगर हम बात करें, जब लैंग्वेज भी नहीं बनी थी, तब भी जो लोग हिसाब किताब करते थे वो इस तरह से लाइनें लगा करके काम करते थे कि उन्होंने लाइनें लगा ली और उसके बेस पर जो है वो अपना अपना हिसाब जो है वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, लैंग्वेजेस आई। तो लैंग्वेज आई, नंबर्स आए, नंबर्स के अंदर लिखना स्टार्ट किया। लेकिन तब भी क्या था कि वहां पर एक ही पार्टनर होता था। मतलब पार्टनर जैसे कि एक ही पर्सन है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो उसको किसी के साथ कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। अपना मन किया जो चीजें लिख ली, जो चीजें मन नहीं किया वो चीजें नहीं लिखी। उसके अगर क्रेडिटर हैं, डेटर्स हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को लिख लेता था कि इसको इतने पैसे देने हैं, इससे इतने पैसे लेने हैं, सिंपल। तो उस टाइम पर भी, लेकिन वो भी क्या था, एक अकाउंटिंग का बेस वहां से तैयार हो रहा था। वो भी एक अकाउंट्स ही थी, क्योंकि वो अपने कुछ ना कुछ चीजों को लिखता हुआ चल रहा था। ये जो लाइंस जो लगाई जा रही थी ये भी क्या थी, एक तरह से अकाउंट्स ही थी, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजों को मेंशन तो कर रहे हैं, उन सब चीजों को हम ऐड करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, एक पर्सन था, ठीक है, एक पर्सन का भी बिजनेस जो है वो बड़ा हुआ। बिजनेस बड़ा हुआ तो तब भी क्या होगा, अगर बिजनेस बड़ा होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम भी था तो वो भी करना पड़ेगा। तो टोटली थोड़े से अकाउंट्स और बढ़ने, लेवल जो है थोड़ा और बढ़ता गया। उसके बाद हमारी आई पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनर बने हैं, ठीक है, तो पार्टनर बनेंगे जब, तो क्या होगा, प्रॉफिट क्या होंगे, डिवाइड होंगे। प्रॉफिट अगर डिवाइड होंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इतने प्रॉफिट हुए हैं, तभी आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपल्सरी बन गया कि आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये था कि दोनों पार्टनर हैं, उन दोनों को अपनी अपनी एसेट्स वगैरह के बारे में पता है, लायबिलिटीज का पता है, वो तब भी वहां पर ठीक था कि पार्टनर्स हैं, अपने प्रॉफिट के लिए वो अकाउंट्स बना रहे थे। ये भी सही है, अकाउंटिंग का अच्छा बेस बन चुका है, अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जो थर्ड जो चीज आई वो आई हमारे पास कंपनीज। कंपनीज के अंदर क्या है, हमारे कंपनीज में क्या होता है कि आप शेयर होल्डर अलग है, ठीक है, शेयर होल्डर अलग होते हैं। शेयर होल्डर को हम क्या कहते हैं, ओनर भी कह सकते हैं। और साथ में जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो कंप्लीटली अलग होती है। किस तरह से अलग होती है, जैसे कि शेयर होल्डर है, आपने शेयर खरीद लिया किसी भी कंपनी का, तो आप जैसे ही शेयर खरीदेंगे आप उस कंपनी के ओनर भी बन गए। आप ओनर बने हैं, कंपनी कहीं दूर है, मान लो कि मुंबई में की कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं, मुंबई में वो कंपनी वर्क कर रही है, तो आप यहाँ बैठे बैठे अपने घर पे बैठे बैठे उस कंपनी के ओनरशिप में आ जाते हैं। लेकिन उस कंपनी को चला कौन रहा है, वो है मैनेजमेंट।
अब ये दोनों चीजों में अलग अलग आ गई कि ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, उन दोनों के अंदर डिफरेंट है, तब तो ये कंपल्सरी हो जाता है कि एक कंपनी को अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, वो भी कंप्लीटली एक सिस्टमेटिक वे से बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली वो जो है उनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ओनर्स उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। प्लस जो होगा, क्योंकि शेयर होल्डर का बेनिफिट यहाँ पर आ चुका है, तो वो सिस्टमेटिक वे के साथ साथ जो है ट्रस्ट वर्दी भी उनको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा जैसे जैसे हमारी क्या हुआ, नीड्स बढ़ती गई सोसाइटी की, और उसके साथ साथ ही हमारे अकाउंटिंग के अंदर भी इवोल्यूशन या चेंजेस होते रहे और हमारी अकाउंटिंग डेवलप होती चली गई। तो इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग के बेसिस पर, तो इसको अगर मॉडर्न अकाउंटिंग में देखें, जैसे कि मैंने बताया कि पहले क्या होता था, सिर्फ रिकॉर्ड्स को कीप करके रखना होता था, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए या फिर ऐसे ही कि हमने किसको कितना पैसा दिया है, कितना हमारा सामान भी, उनको सिंपली एक रिकॉर्ड्स को रखने के लिए अकाउंटिंग की जाती थी। तो एक क्या अगर हम देखें तो पहले था रिकॉर्ड कीपिंग, लेकिन अगर मॉडर्न अकाउंटिंग में देखें तो ये सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड रहती हैं। और ये एक्टिविटीज क्या क्या है, हमारी प्लानिंग भी हमारे अकाउंट्स के बेसिस पर होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, डिसीजन हमें कोई लेना होता है तो वो भी हम किसके बेसिस पर लेते हैं, हमारी अकाउंटिंग के बेसिस पर लेते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग है, डायरेक्टिंग है, ऑडिटिंग है, जैसे कि ऑडिटिंग के अंदर क्या किया जाता है, आपके सारे अकाउंट्स को चेक किया जाता है, तो वो ऑडिटिंग का काम भी किया जाता है, टैक्स डिटरमाइन करना है आपको, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, आपके मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इन सारी टर्म्स को अपने साथ लेकर के चलती है। तो ये है कुछ एक हमारा जो, जैसे कि डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं अकाउंट्स की, अलग अलग डेफिनेशन, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन को लिया गया है और उसके सब पार्ट्स बना करके एक एक पार्ट को हम जो है अभी डिफाइन करेंगे, उस एक एक पार्ट को हम समझेंगे। जैसे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब सारी ही चीजों को हम हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखते हैं, हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी, उन सबको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उनको अकाउंट्स के अंदर लिखा जाता है, मतलब उनको हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइंग कर रहे हैं, अलग अलग अकाउंट्स बना रहे हैं। उन अकाउंट्स के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एंड देन बैलेंस शीट बनती है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं, मतलब समरी उसकी बना रहे हैं। तो अकाउंट क्या है, इन सब की एक आर्ट है और इसके बेसिस पर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग किया जाता है। किस वे से किया जाता है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब इन सब की एक कंप्लीट एक प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को पहले बैलेंस शीट बनानी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन लिख लूंगी। नो, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको पहले रिकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्लासिफाइंग करोगे, उसके बाद ही समराइजिंग करोगे। तो कंप्लीटली ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट मैनर है या फिर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है आपकी। और इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करेंगे, इसकी फीचर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीजों की जाती है जो मनी के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि आपने अपने बिजनेस के लिए चेयर खरीदी, ठीक है, आपने 2 चेयर खरीद ली, तो क्या कहोगे कि अकाउंट्स के अंदर कहीं पर आप ये नहीं लिख सकते कि आपने 2 चेयर खरीदी हैं, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रुपीस, इन कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी के अंदर। आपकी जो भी करेंसी है, जहां भी आपका बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर आपको कन्वर्ट करने के बाद ही आप अकाउंट्स के अंदर लिख सकते हैं। सिंपली अगर हम कहें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट होगा कि किस तरह से समराइजिंग और क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट। ये तो था कि अगर आपने अब कोई भी चीज करी है मनी में, वो कंप्लीटली यहाँ आएगी। उसके अलावा अगर उसी का ही कोई पार्ट है, आपने कोई पूरी एक एक्टिविटी करी है बिजनेस के अंदर, लेकिन उसका एक पार्ट ऐसा है जो फाइनेंशियल करेक्टर का है, मतलब बाकी सारी चीजों को आप जो है फाइनेंशियली चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्ट जो है उसका वो फाइनेंशियल करेक्टर का है, तो वो भी आपको अपनी अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंड
एट लास्ट इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। जब आपका कंप्लीटली इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आपका अकाउंट्स तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। इंटरप्रेट मतलब कि कितने आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने लॉसेस हुए हैं, उसका रीजन क्या रहा है, और आपकी कितनी कैश आई है, कितनी कैश, जो कि हम कंप्लीटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो काम करती है वो इंटरप्रिटेशन का करती है। जैसे कि आप भी किसी भी कंपनी के अगर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, तो उनको आप देख रहे हैं किस पर्पज से देख रहे हैं, उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो ये था कंप्लीटली हमारा अकाउंट्स का मीनिंग। इसी के बेसिस पर आप अपने फीचर्स भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी है आप इस अकाउंट ये डेफिनेशन को हमने अलग अलग से पार्ट में डिवाइड करके समझा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि हमने जैसे देखा कि कंप्लीटली अकाउंटिंग हमारी एक सिस्टमेटिक वे से चलती है, तो वो जो सिस्टमेटिक वे है वही हमारी क्या है, प्रोसेस, या फिर उनको हम स्टेप ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं। तो इसके लिए पहला काम होगा कि आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब पहले आपको क्या करनी है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के साथ हो रही हैं। उनमें से जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहेंगी, ठीक है, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहेंगी, उनको हमें अपने अकाउंट्स के अंदर या फिर अपने बुक कीपिंग के अंदर, उन बुक्स के अंदर हमें अपने बिजनेस में लिखना है। तो जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको प्रिपेयर किया जाएगा। उन सबको प्रिपेयर करने के बाद उन ट्रांजैक्शंस में से उन सब की क्या की जाएगी, जर्नल एंट्रीज, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उन सबको हम जर्नल एंट्रीज के अंदर लिखेंगे, या फिर अगर आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वहां पर सेम जर्नल एंट्रीज का काम सब्सिडरी बुक के अंदर भी किया जाता है। अब हमारी जर्नल तैयार हो चुकी है। जैसे कि जर्नल के बाद हम लेजर करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, जैसे कि जर्नल एंट्री जो हम करते हैं वो ट्रांजैक्शंस बेसिस पर होती है, कि आज की डेट है, आज मैंने यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांजैक्शन लिख दी, नेक्स्ट डेट आएगी सेम ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पर लिख दी। लेकिन जब एट द एंड आप देखेंगे पूरे बिजनेस का, पूरे एक साल के बाद जब आप प्रॉफिट निकालने देखेंगे, तो वहां पर आपकी इस तरह की ट्रांजैक्शंस या इस तरह की जर्नल एंट्रीज के अंदर आपकी 2-4 मतलब जितना भी बड़ा बिजनेस हो सकता है, आपकी 10-15 किताबें या 10-15 बुक्स आपकी इस तरह से भर चुकी हों। तो अब जो वो जर्नल एंट्रीज में से आप जो है अपना प्रॉफिट अलग अलग से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, दैट इज लेजर अकाउंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं हर एक चीज को। जैसे कि अगर आपका कैश से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको कैश अकाउंट में डाल दिया, मशीनरी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, कोई भी राम है, श्याम है, उन सबके अलग अलग XYZ के सबके अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर उनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जितने भी लेजर के जो बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं उन सबको हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इट इज अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल का मतलब क्या होता है कि हम ट्राई कर रहे हैं अभी कि हमारे अकाउंट्स का लास्ट में एक तरह से बैलेंस क्या बचा या हमारे अकाउंट्स का रिजल्ट क्या रहा। तो ये एक ट्रायल होता है, इसके अंदर आपकी कुछ ना कुछ गलतियां भी रह जाती हैं, कई बार बैलेंस सेम नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो साइड का बैलेंस जो है वो क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। अगर वो दोनों साइड का बैलेंस जो है सेम नहीं है तब आपके यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इसको हम बोलते हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपने इसको ट्रायल किया है। उसके बाद जो भी अनएडजस्टेड, जो भी आपकी बाद में एडजस्टमेंट एंट्री हुई होंगी, तो उन सबको हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करने के बाद फिर से हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार होता है एडजस्टेड सारी एंट्रीज के साथ। उसके बाद हम बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर। अब फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम जैसे कि आगे भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा P&L आ जाता है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। उसके बाद हमारी क्या आती है, बैलेंस शीट आ जाती है। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट यहाँ पर इन 3 पार्ट्स के अंदर हमारे फाइनल अकाउंट्स डिवाइड होते हैं, और यही जो है तीनों चीजें ही हमारी क्या होती हैं, पब्लिश की जाती हैं। क्यों पब्लिश की जाती हैं उसको हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। उसके बाद इन्हीं के बेसिस पर हम कंप्लीटली एनालाइज करते हैं कि कितने हमारे जो है ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा नेट प्रॉफिट कितना रहा है, बैलेंस शीट क्या चल रही है, कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, कितने हमारे जो है जैसे कि उसको रेशियो के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं, जो भी है हमारा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिंग का काम किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक टर्म्स आती हैं बीच के अंदर, बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की। पहले हमने प्रोसेस इसलिए की है क्योंकि इसका कुछ एक जो स्टेप है वो हमारे
बुक कीपिंग से रिलेटेड हैं, कुछ जो स्टेप हैं वो हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। तो इसलिए हम अभी जो है डिफ्रेंशिएट देखेंगे कि क्या क्या बुक कीपिंग है और क्या हमारी अकाउंटिंग होती है। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग जैसे इसके नाम से है कि बुक्स को रखना, ठीक है। बुक्स को रखना मतलब घर पे जचा करके नहीं रखना है उन सबको। बुक्स को रखने का मतलब है कि जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग का जो काम हो रहा है, बुक्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग का काम हो रहा है वो सारा का सारा आ जाता है बुक कीपिंग के अंदर। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, उनको मेजर करना है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स के अंदर उनको मेजरमेंट करना है। उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद उनको क्लासिफाइड कर देना है इन डिफरेंट अकाउंट्स। तो इतना जो काम होता है वो कंप्लीटली एक बुक कीपर करता है और वो हमारी इस टर्म के अंदर आते हैं, दैट इज बुक कीपिंग। उसके बाद अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है समराइजिंग से, जिसके अंदर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो हमारी समराइजिंग। उसके बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग जो पार्ट है वो किसका पार्ट होता है? हमारे अकाउंटिंग का। अब जैसे कि यहाँ दोनों चीजों से आप समझ भी पा रहे होंगे कि जो बुक कीपिंग है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, और इसके बाद जब आपकी बुक कीपिंग पूरी हो जाएगी उसी के बाद आप जो अपने सेकंड स्टेप पर जा सकते हैं, मतलब आप अकाउंटिंग अपनी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप। बुक कीपिंग के लिए जो है हायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक नॉर्मल क्लरिकल के पर्सन भी बुक कीपिंग कर सकता है। और जो हमारी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है। एक जो है इसके अंदर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का काम भी आ जाता है, जो कि मैनेजमेंट ही करती है, तो इसके लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमारी आती हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। ऑब्वियसली एक तो हमने यहाँ पर पढ़ भी लिया कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, तो हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं, सब्सिडरी बुक्स आ गई, और लेजर। तो लेजर तक का काम जो है कहाँ पर इंक्लूड होता है? हमारी बुक कीपिंग के अंदर। उसके बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना है और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं वो हमारी किसके अंदर आ जाती हैं? अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद एक और टर्म आती है इन दोनों के साथ, कई बार आपने देखी होगी, दैट इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है? मतलब दोनों को देखिए, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, और नेक्स्ट क्या आ गई? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, इट इज अ मेथड और प्रैक्टिस। जैसे कि आपने क्या किया अभी, बुक कीपिंग के अंदर जर्नल एंट्रीज की, सब्सिडरी बुक्स बनाई, ट्रायल बैलेंस बनाया, अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। तो ये सब कुछ इनके लिए आपने डिफरेंट मेथड्स यूज किए होंगे, आपकी जो प्रैक्टिस रही होगी वो अलग अलग रही होगी, जो भी आपने मेथड यूज किया। जैसे कि डेप्रिसिएशन को हम देखते हैं कि उसके लिए अलग अलग मेथड्स आप यूज कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली जितने भी मेथड्स है, जनरल एंट्रीज का जो एक मेथड है, जो सिस्टम है, वही कंप्लीटली क्या है? एक उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है जो अपने साथ बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को दोनों को लेकर के चलती है। इसके दोनों ही इसके पार्ट हैं, सारे मेथड्स इसके अंदर डिफाइंड हैं। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड और प्रैक्टिसेस यूज की जाते हैं, दैट इज अकाउंटेंसी। नेक्स्ट है हमारे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड किस किस को होती है। जैसे कि कंपनी जो है अपने कंप्लीटली अकाउंटिंग अपने फाइनेंशियल अकाउंट को क्या करती हैं? पब्लिश करती हैं, या फिर बोलते हैं कि उनको कंप्लीटली बनाना कंपलसरी होता है। बट व्हाई? इसके भी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ यूजर्स होते हैं। वो यूजर्स को हमने जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, दैट इज इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर मतलब जो अकाउंट बनाने वाली जो फर्म है उसके इंटरनली जो पर्सन होते हैं वो हमारे इंटरनल यूजर्स आ जाते हैं। जैसे कि मैनेजर्स हैं, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है क्योंकि उनको उसी बेसिस पर डिसीजन लेने हैं, इसलिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट हमारे होते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स हुए होंगे तो उनको भी बोनस मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, या फिर जो भी उनका पर्पज होता है कि उनको भी शेयर खरीदने को मिलेंगे, जो भी उनका एक अलग पर्पज है वो उसके बेसिस पर अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। नेक्स्ट होते हैं पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स ऑब्वियसली दोनों ही साइड के पार्टनर्स जो होंगे, जितने भी हैं, 2 हैं 3 हैं, जितने भी पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, क्योंकि उन सबको प्रॉफिट्स को डिवाइड भी करना होता है। तो इसलिए पार्टनर्स क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
को चेक करते हैं। ओनर, अगर सिंगल बिजनेस वाला ओनर है तब भी, अगर आप एज अ शेयर होल्डर हैं तब भी आपको उस कंपनी के कि कितने मार्केट वैल्यू किस बेसिस पर बढ़ेगी। अगर कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, उसके पास अच्छी एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज कम रही होंगी, तो उसी के बेसिस पर जो है ओनर भी अपनी डिसीजन लेता है कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। या फिर आप अगर सिंगल ओनर हैं तब भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, कितने लॉसेज हुए हैं। तो इसके लिए जो है इंटरनल यूजर जो है हमारे ये सारे के सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इसके साथ ही एक्सटर्नल यूजर को क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनको क्यों जरूरत है? तो एक्सटर्नल यूजर में जो फर्स्ट आता है वो है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें लोन दे रहे हैं या फिर हमें जो है लोन प्रोवाइड करवाएंगे या हमारे सामान को बोल सकते हैं उधार भी खरीद के लेकर के जाएंगे और जो हमें सामान जो है उधार पर हमें देते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। तो ये दोनों क्या करते हैं, क्रेडिटर एंड सप्लायर, वो दोनों ही हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। क्योंकि क्रेडिटर क्यों चेक करेगा? वो हमें लोन देने वाला है, लोन किस बेस पर देगा? अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको लोन क्यों देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसीलिए इनको भी पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ती है कि क्या कंपनी इस कंडीशन में है कि वो हमें अपना हमारा लोन वापस कर सकेगी कुछ टाइम बाद, या और साथ के साथ हमें जो है इंटरेस्ट हमें पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्रेडिटर जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। सप्लायर को ही देख लेते हैं पहले। तो सप्लायर हमें सामान की सप्लाई करते हैं, तो वो भी हमें सामान की सप्लाई उसी बेसिस पर करेंगे जिसकी जो कंपनी जो है अच्छे से चल रही होगी। हमें जो है उधार पे भी सामान मिल जाएगा अगर हमारे प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो। नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करती है? फर्स्ट तो एक कंट्रोल का पर्पस भी होता है कि कोई कंपनी जो है इलीगल तरीके से काम ना कर रही हो या बहुत ज्यादा प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है तो किसी न किसी का नुकसान ना हो रहा हो, या एम्प्लॉयज को कम सैलरी ना दे रही हो उनके काम के बदले में। जो भी रीजन रहता है गवर्नमेंट किसी भी अपने लीगल पर्पज से चेक कर सकती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारे आते हैं, और प्लस में एक और भी गवर्नमेंट का एक और पर्पस रहता है, दैट इज टैक्स पर्पस। तो अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही है तो वो टैक्स कलेक्शन के लिए भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इन्वेस्टर हमारी कंपनी की तरफ कब अट्रैक्ट होंगे? जब हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही होगी, हमारे प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, हमारी जो एसेट्स हैं वो अच्छे से काम कर रही होंगी, या फिर हमारे पास जो है अच्छी फिक्स एसेट्स होंगी, तभी इन्वेस्टर हमारी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो इन्वेस्टर्स भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर। कस्टमर क्यों चेक करेंगे? कस्टमर का मेन पर्पस क्या है कि हमें प्रोडक्ट मिले, अच्छे प्रोडक्ट मिले और कम प्राइस के ऊपर मिले। तो कस्टमर इसको चेक करता है बिकॉज कि प्राइस कितने डाउन जा सकते हैं किसी कंपनी के, कितने जो है हाई रह सकते हैं। अगर कोई कंपनी लॉस में चलने वाली है या उसकी ऐसी कंडीशन आने वाली है कि वो लॉस में जा सकती है, तो तभी जो है प्राइस के डिसीजन लेती है कंपनीज। तो इस पर्पज से प्राइस के का एक बोल सकते हैं कि एस्टिमेशन लगाने के लिए कस्टमर भी जो है इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लीगल बॉडीज। लीगल बॉडीज कौन सी होती हैं? जैसे कि कोई भी लॉ के अकॉर्डिंगली जो काम करती हैं वो लीगल बॉडीज होती हैं। तो वो भी चेक करती हैं कि कंपनीज है, मान लो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या उन्होंने जो जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो हमारे लॉ को फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस सब के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिसर्चर्स। रिसर्चर किस पर्पस से करते हैं? और रिसर्च करने के पर्पस से, जैसे कि अगर आप भी रिसर्च का कोई भी काम करने वाले हैं या अपने पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं, जो भी है आपका, जब भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आपको अलग अलग कंपनीज के डाटा चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं जिसके अंदर जो रिसर्चर जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करते रहते हैं। जैसे कि अगर अभी भी आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो आप एज ए रिसर्चर किसी भी कंपनी के जो है ये पब्लिश जो डाटा होता है, क्योंकि इस डाटा को पब्लिश ही किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, वो आप लोग इजीली वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बनाना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशंस को हम जो है यहाँ पर अभी
एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि जैसे कि कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कंप्लीटली कितना खर्चा आया है, उसके अंदर कितना प्रॉफिट हमें ऐड करना है, ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से लेनी पड़ती है। हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है उनकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कंप्लीट एक प्रोसेस है उसकी कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी है, जॉब्स की कॉस्ट, इन सबको जो है हम अलग अलग इसके अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। हम क्या देखते हैं कि कंप्लीटली हमारे बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट्स ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितनी सेल की, तो हम क्या एक एक प्रोडक्ट की या एक एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट इज इट डज नॉट सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल एंड सप्लाईज। इसके अंदर जो है कंप्लीटली हम मटेरियल कितना की हमें जरूरत है, कितना हमें चाहिए होगा, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट का नहीं पता है, कॉस्ट के बेसिस पर हमें ये नहीं पता कि कितने प्रोडक्ट्स हम बनाने वाले हैं, इसके अंदर सिर्फ हम एट द एंड के प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं। बीच के अंदर हमें कितना मटेरियल चाहिए, कितने सप्लाईज चाहिए, उन सब का कंप्लीटली प्रॉपर सिस्टम इसके अंदर ऐड नहीं रहता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। एक्सपेंसेस जो होते हैं हम क्या लिखते हैं कि कंप्लीटली एक्सपेंसेस हम लिख देते हैं अकाउंट्स के अंदर। इनमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या फिर बोल सकते हैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को हम अलग अलग से डिफाइन नहीं करते हैं कि कौन से हमारे फिक्स्ड रहने वाले हैं, कौन से हमारे नॉन फिक्स्ड हैं, किनको हम चेंज कर सकते हैं, किनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उन सब के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से बनानी पड़ती है मैनेजर्स को या फिर जो भी एक बिजनेस को रन कर रहे हैं उनको। नेक्स्ट इज इट डज नॉट पोजेस एन एडुकेट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें जो है एडुकेट सिस्टम नहीं मिलता है। किस चीज का नहीं मिलता है? इवेल्युएशन का। इसमें जो है पहले से कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किए जाते हैं कि आपका ये डिपार्टमेंट, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है तो आपको इतनी सेल करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह का कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया जाता है, ना ही एम्प्लॉयज को प्रोडक्शन से रिलेटेड या जो भी वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक सिस्टम, स्टैंडर्ड का सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर। और इसकी वजह से जो है कंप्लीटली ये हेल्पफुल नहीं रहती है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि वो इसमें स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते हैं, कंप्लीटली कंट्रोलिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज इट डज नॉट प्रोवाइड डे टू डे इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। हम जो है इसके अंदर जनरल एंट्रीज के अंदर डाटा जरूर लिखते हैं डे टू डे का, लेकिन उसके अंदर की आज की कॉस्ट कितनी पड़ी, आज के कितने खर्चे हुए, उसके जो जानकारी है वो हम यहाँ से डेली बेसिस पर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इट डज नॉट हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन। यहाँ से मैनेजमेंट जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती है अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि उसको एक बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किसी प्रोडक्ट लाइन को ड्रॉप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कंप्लीटली बिजनेस को ओवरऑल कितने प्रॉफिट हुए, उसमें से किस प्रोडक्ट लाइन को कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना लॉस हुआ, वो हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा। या फिर हमें जो है कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ भी इससे हेल्पफुल नहीं हो रहता है इसके थ्रू जो है डिसीजन लेने में। तो इसलिए उनको जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, उन सब की भी हेल्प लेनी पड़ती है, वो अलग से उनको करनी पड़ती है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद अगर आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। उसके टेलीग्राम चैनल पर आपके कंप्लीट एक यूनिट होने के बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। पेपर 1 का भी, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी हैं, और जो भी आगे हम चैनल के ऊपर स्टार्ट करेंगे उन सबका एक यूनिट वाइज टेस्ट भी रहेंगे। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपके डाउट हो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।